नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का व्यूअर्स आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। बातें करते हैं खुल्लम खुल्ला और वो बताते हैं जो आपको कोई और नहीं बताता। बहुत कुछ आज बताया जा चुका है। बिहार के चुनावों का ऐलान हो चुका है, तारीखें आनी है। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी, 14 नवंबर को काउंटिंग होगी। तो 14 नवंबर को हमको पता चल जाएगा। 20 साल के बाद एक बार फिर क्या एनडीए की सरकार आएगी, नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि वो कहानी अलग है कि एनडीए जीती तो मुख्यमंत्री कौन। सवाल पहले कि जीतेगा कौन। तो मतलब एनडीए जीतेगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव में जा रहे हैं, जनता उनके काम पर, उनके नाम पर, नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर वोट करेगी, या दूसरी ओर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हैं, उनके वादों पर जनता जाती है। आज हम इसकी बात करेंगे। हमने लास्ट टाइम जब बिहार की बात की थी तो आपको हमने 4-5 सर्वे बताए थे, दिखाए थे, और उन सबका एक लबोलुबाव ये था कि एनडीए काफी आगे है इस वक्त महागठबंधन से, और पूर्ण बहुमत की सरकार तो बन ही रही है, बल्कि काफी अंतर से आगे दिखाई दे रहा था एनडीए महागठबंधन से। कुछ ओपिनियन पोल्स ने तो 50% के करीब वोट तक प्रेडिक्ट किया, और ये अगर ऐसा होता है तो ऐतिहासिक होगा। लेकिन क्या आज ऐसी परिस्थिति है? आज मैं आपके लिए एक और सर्वे लेकर के आया हूं, बिल्कुल लेटेस्ट सर्वे, उसकी हम लोग बात करेंगे। प्रदीप सिंह जी प्रोग्राम में आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, स्वागत आपका। और बिटराइज के डायरेक्टर जिन्होंने ये सर्वे किया, मनोज कुमार सिंह जी, वो हमारे प्रोग्राम में बस पहुंचने वाले हैं। वो भी आज सर स्टूडियो जा रहे हैं, उनका सर्वे है। मैं ही सोच रहा था जिसकी बारात है वो आए तब तो हम ढोल बजाने शुरू करें, अभी वो आए नहीं है, तब तक हम फिर कुछ और गप मारते हैं। फिर मैं आपके सामने ये सर्वे रखूंगा। लेकिन ये सर्वे वाकई ऐसा है जो पहली नजर में बहुत से लोगों को ठीक नहीं लगा। अभी ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी बात बाद में। सर, अगर सारे सर्वे ये बता रहे हैं, आज वाले का सस्पेंस लगा छोड़ करके, कि एनडीए की सरकार बन रही है, तो ऐसा क्या है जो इतना सहज सरल बिहार के लोगों को नजर आ रहा है और हम लोगों को नजर नहीं आ रहा कि 20 साल भले हो गए हों लेकिन नीतीश कुमार का विकल्प नहीं है, या नीतीश कुमार के साथ नरेंद्र मोदी जुड़ जाते हैं तो वो उतना अट्रैक्टिव प्रपोजल बन जाता है? नहीं, आप एक तो ये देखिए कि 2020 में जो पिछला चुनाव हुआ था विधानसभा का, और अब ये जो 2025 का है, परिस्थितियों में क्या बदलाव हुआ है। यानी दोनों सेनाओं, ये दो गठबंधन है, बड़ा सीधा सीधा मुकाबला है, दोनों में परिवर्तन क्या हुआ है। आप याद कीजिए 2015 का चुनाव, 2015 से 2020 के बीच में तेजस्वी यादव का राजनीतिक कद एकदम से बढ़ा था। डिप्टी सीएम बने पहली बार 2015 में, वहाँ से जो उन्होंने अपनी छवि बनाई, राजनीतिक छवि बनाई, लोगों को लगा कि लालू प्रसाद यादव से कुछ अलग राजनीति करना चाहते हैं, ये युवाओं की राजनीति कर रहे हैं, नई राजनीति करना चाहते हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। तो जाति की बात उन्होंने, आपको याद होगा 2020 के चुनाव में ज़्यादा नहीं की थी, जाति के गठबंधन की बात नहीं की थी। 2020 से 2025 आप खुद ही देख लीजिए, तेजस्वी यादव का कद बढ़ा है या घटा है? जहां 20 में थे वहां से नीचे है। कितना है ये इस बहस को छोड़ दें। ये बात ठीक, जिन टर्म्स में उस दौर में चर्चा उनकी होने लगी थी, एक लीडर के तौर पर, युवा नेता के माना जा रहा था कि वो अराइव कर चुके हैं। मतलब अब जो है बिहार की राजनीति का एक बड़ा ध्रुव बन गए हैं तेजस्वी यादव, और बैगेज भी छोड़ दिया पीछे शायद लालू यादव का, कि मतलब अब वो उनके लिए बैगेज नहीं रहा, ऐसी भी बात होती थी। यहाँ उस समय ये भी बात होने लगी थी। लेकिन 20 से 25 के बीच में उन्होंने जो इनिशिएटिव 5 साल में लिया था वो सब खो दिया। सोशल इक्वेशन की दृष्टि से देखें तो कुछ नया जोड़ नहीं पाए, मुद्दे की नैरेटिव की दृष्टि से देखें तो कोई नया नैरेटिव खड़ा नहीं कर पाए। जो नैरेटिव जो है खड़ा कर रही है बीजेपी और जेडीयू, उसकी काट में ही लगे हुए हैं। तीसरी मुझे लगता है जो सबसे बड़ा उनका नुकसान हुआ है, देखिए वो जंगल राज का जो बैगेज है वो 2020 में उतना दिखाई नहीं दे रहा था, और लोग ये मान रहे थे कि भाई उसको इतने साल हो गए, 30 साल 35 साल हो गए, तो जो नई पीढ़ी है उसने तो देखा ही नहीं है। लेकिन एक बात नहीं भूलना चाहिए कि नई पीढ़ी ने नहीं देखा है, लेकिन उनके परिवार के लोगों ने देखा है, जो उनको रोज बताते होंगे। लेकिन वो तो पहले भी बता रहे थे, आज कोई नई बात तो हो नहीं गई। सोशल मीडिया, उसका रोल बहुत बड़ा हो गया है इस मुद्दे को लेकर। खास तौर से उस समय की घटनाएं, उस समय की कहानियां जितनी इस समय चल रही हैं, मुझे याद नहीं कि 2020 में उतनी चल रही थी। तो जंगल राज, तो गांव-गांव यूट्यूबर घूम रहे हैं अलग अलग लिए, अपना माइक लिए, अक्सर उनकी आती रहती हैं क्लिप्स, वो बूढ़े बुजुर्ग खुद बता रहे हैं, हाँ, अरे वोट चोरी, अब क्या वोट चोरी, तो हमने तो अपनी आंख के सामने होती देखी है। भाई ऐसे लोगों को सुना कि भाई हमारी जवानी बर्बाद हो गई, अपने बच्चों की नहीं होने देंगे, इस तरह की तमाम बातें। दूसरा,
जो ये क्लिप्स आ रही हैं, मैं ये नहीं मानता कि तेजस्वी यादव या आरजेडी के लोग करवा रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता कि यहाँ तो यादवों का राज चलेगा, इस गांव में तो यादवों का सिक्का चलेगा, इस तरह के जो बयान आते हैं, ये बयान दोनों मतलब उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचाते हैं और बिहार में तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी बात, 2010 का चुनाव याद कीजिए आप, बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन की दृष्टि से सबसे अच्छा चुनाव था। 206 सीटें, 39% 206 सीटें, और उसके अलावा 5 साल का नीतीश कुमार का काम। उस समय 2010 में नरेंद्र मोदी फैक्टर नहीं था, तो एक नेगेटिव जुड़ा है 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी, नीतीश कुमार का पाला बदलना, उनके स्वास्थ्य को लेकर जो चर्चाएं हुई वो, लेकिन एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर जुड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होना। और उसमें जो है एड ऑन जिसको कहते हैं, वो ये जो सोशल स्कीम्स अनाउंस हुई, इस वर्ग को इतना पैसा, इस वर्ग को इतना पैसा, और ये वादा नहीं किया गया है, ये डिलीवर कर दिया गया है। आज मुझे कोई बता रहा था कि मेन तो ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जिसके तहत 10-10 हज़ार रुपए दिया गया, इसके अलावा बाकी चीज़ों को जोड़ दें, मुफ्त बिजली है, पेंशन्स जितनी है दिव्यांगों की, बुजुर्गों की पेंशन है, बेरोजगारी भत्ता है, तो अगर इस सबको ऐड करेंगे तो एवरेज एक घर को 15,000 रुपए लगभग मिलना चाहिए, एक एवरेज हाउस होल्ड को बिहार में। नहीं, मिलने से ज़्यादा जब आप डिलीवर कर देते हैं तो उम्मीद लोगों का भरोसा जम जाता है कि आगे भी कुछ करेंगे। लेकिन जब केवल वादा करते हैं तो खास तौर से जो रूलिंग पार्टी वादा करती है उस पर लोगों को कम भरोसा होता है। ठीक है कि भाई इतने दिन से तो सत्ता में थे, क्यों नहीं किया, चुनाव आ गया तो आप घोषणा कर रहे हैं। तो घोषणा पर ज्यादा विश्वास जो है वो विपक्ष की घोषणाओं पर होता है कि भाई इनके पास सत्ता नहीं है, ये कह रहे हैं कि अगर हमको मिलेगी तो ये करेंगे, लेकिन जो सत्ता में है उसकी बात कैसे माने कि आपने 5 साल या 10 साल या 15 साल जितने समय से हैं उस समय में क्यों नहीं किया। तो अगर डिलीवर कर दिया, आप अंतर देखिए ना, झारखंड में जेएमएम ने घोषणा की क्या मैया सम्मान योजना, और राजस्थान में प्रियंका वाड्रा से घोषणा करवाई अशोक गहलोत ने 10,000 रुपए महिलाओं को देने की कहा कि ये गेम चेंजर है और इससे पूरा चुनाव बदल जाएगा। कोई असर नहीं हुआ, लेकिन झारखंड में देखिए कितना बड़ा असर हुआ। तो दूसरी बात होती है घोषणा में विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी है, जो घोषणा कर रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी की। तो 2-3 बातें आपने कही, एक मतलब जंगल राज का डर आज भी दिखाया जाता है जिसको, तो वो काम करता है। दूसरा, वाकई डबल इंजन का फायदा बीजेपी को हो रहा है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने जो घोषणाएं की हैं उसका असर होगा। और इसके आप मानते हैं कि ये जो सर्वेज बाय एंड लार्ज दिखा रहे हैं कि एनडीए को अपने दम पर बहुमत मिल जाना चाहिए, आप मानते हैं ये ठीक दिखाया जाए? बिल्कुल। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आज का जो लेटेस्ट सर्वे, डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है। आज का जो लेटेस्ट सर्वे, मैं इंतजार बसी कर रहा हूं हमारे मेहमान आ जाएं तो मैं आपको, उन्होंने वोट शेयर भी दिया है पार्टियों का, गठबंधनों का, और सीटें भी दी हैं, उसकी जो है हम लोग बात करेंगे। 2 फेज में चुनाव हो रहा है इस बार। अभी मैं कोई एक और डेटा भी अभी देख रहा था, किसी ने डाला हुआ था 5, 10, 15, 20 की जो चुनाव पीछे हुए, कोई 5 फेज में था, कोई 3 में, 4 में था, कोई 3 में था, तो उसके 6 में भी हुआ है। हाँ, 6 में भी हुआ शायद। उससे भी वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जितने कम चरणों में चुनाव, इसका मतलब आपकी व्यवस्था उतनी ठीक हो गई, लॉ एंड ऑर्डर उतना बेहतर हो गया कि आज आप करा सकते हैं 2 फेज में भी चुनाव। मांग तो 1 फेज की हो रही थी। और बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में देखें, सबसे बड़ी बात कि नक्सलवाद को ही लेकर देखें, बिहार के भी कई सारे जिले थे जो कि नक्सल अफेक्टेड थे और उसके चलते चुनाव में बहुत ज़्यादा फोर्सेस की जरूरत पड़ती थी। यहाँ तक कि हम लोग जब कवर करने जाते थे तो बाकायदा हमारे स्ट्रिंगर ये बता देते थे कि पहले में होता था, और एक दिन पहले हमारे स्ट्रिंगर सर बता देते थे कि कल आप इस एरिया में नहीं जाएंगे, इस एरिया में आप नहीं जाएंगे, अगर आपको कवरेज करना है तो सिर्फ इस एरिया में कीजिएगा। पूछे क्यों, क्या हो गया, तो बोले कि वहाँ पर कांड होना है, और वो होता था। तो उस कंडीशन में आज की तारीख में अगर आप देखें तो निश्चित तौर पे कुछ भी वैसी समस्या नहीं है। क्राइम होना और संगठित अपराध होना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जैसे जब जंगल राज की बात, ऐसा नहीं है कि बिहार में क्राइम नहीं हो रहा है, खूब क्राइम हो रहा है। एनसीआरबी का डाटा देखा तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन
क्या वो सत्ता के चलते हो रहा है, सत्ता के दबाव में हो रहा है, क्या सत्ता वो करा रही है, या फिर वो अलग इंडिविजुअल क्राइम है जो कि दिल्ली में भी होता है, न्यूयॉर्क में भी होता है, लंदन में भी होता है। क्राइम से कैसे आप छूट सकते हैं, रामराज तो है नहीं। लेकिन क्या वो संगठित अपराध है जिसको राजनीतिक प्रभुत्व के द्वारा उसको बढ़ावा दिया जा रहा है या उसको संरक्षण हासिल है, वहां फिर जनता के नैरेटिव पे फर्क पड़ता है। जैसे एक सिंपल उदाहरण से लेके देखें कि क्या आरजेडी ये कहने की स्थिति में है कि हम शासन में आ गए तो सिवान में मोहम्मद शहाबुद्दीन के दौर का जो शासन था हम दोबारा वैसा लेके आ जाएंगे? बोलेंगे? बात नहीं कह सकते ना। क्या वो बोल सकते हैं कि शिल्पी गौतम जैसा कांड हो और उसमें जो पुलिस का तब का रवैया था, हमारी सरकार आ जाएगी तो फिर से पुलिस का रवैया वैसा ही रहेगा? वो एकदम से किसी केसेस को उठा के अगर आप देखें तो सौरभ एकदम समझ में आएगा कि ये तो ओपन एंड शट केस, जिस प्रकार से किडनैपिंग होती थी। तो उस तरह के कंडीशन में ये बहुत जरूरी है एनडीए के लिहाज से कि बार बार उस नैरेटिव को लेके आए और उसी काम को वो लोग कर रहे हैं। हालांकि सौरभ एक चीज और है कि आज तेजस्वी यादव के साथ जो लोग आप देखें, आरजेडी के बाकी जो दूसरे थे, जगतानंद सिंह, अब्दुल वाली सिद्दीकी, इस तरह के जो भी नेता है बहुत क्लीन इमेज के हैं, इनके ऊपर एक भी दाग नहीं। इधर कई ऐसे आगे हैं जो कि उधर के दागदार रहे हैं, लेकिन फर्क यह पड़ता है कि आप वो नैरेटिव जनता में बना कैसे पा रहे हैं। देखिए, इसी सर्वे में पूछा गया है, इन्होंने सवाल पूछा है मेट्राइज में कि बिहार में कानून व्यवस्था के मामले में नीतीश सरकार अच्छी है कि लालू यादव की सरकार अच्छी थी। 72% लोगों ने कहा नीतीश की सरकार अच्छी थी। तो मतलब जो बात आप कह रहे हैं आज भी ये मुद्दा है, बिल्कुल जनता राज का डर काम करता है। हाँ सर, इलेक्शन इसी बात पे होगा दोनों तरफ से कि लालू प्रसाद यादव वाला दौर, तेजस्वी मतलब उनकी पार्टी, उसको सरकार में लाना है या उसको नहीं लाना है। जैसे मुस्लिम यादव वोट करेंगे तो इसी हिसाब से वोट करेंगे। आप तो बिहार के हैं, जैसे सर ने कहा कि भाई एक जनरेशन निकल गई उसके बाद, उस दौर के बाद आपने देखा है क्या होता था। आप तो सिवान के रहने वाले हैं, आपको तो सिवान और शहाबुद्दीन सब मालूम, आपका देखा हुआ है। आपके जो भांजे भतीजियां होंगे उन्होंने नहीं देखा होगा। बात होती है घर में कि घर में कहानियां तो चल ही रही होती है ना कि भाई कैसे होता था, क्या होता था, पहले के दौर में कैसा होता था, किस तरह की चीजें हो जाती थी। अब अच्छा, वो एकदम से हिंदी मूवीज में जैसा आप देखें, बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि यार हिंदी मूवी में बहुत वो दिखाता, अतिशयोक्ति करके दिखाया जाता है। नहीं, फैंटेसी वाली जो मूवीज होती हैं, हम लोग जिस जगह पे रहे हमें समझ में आता था कि मूवीज में तो कम ही दिखा रहा है यार, यहाँ तो ज्यादा होता है। तो उस कंडीशन में उस तरह की कहानियां तो लोगों के बीच चल ही रही होती हैं और ये इलेक्शन पूरी तरह से फिर उसी पे रहेगा। वोट डलते डलते फिर जंगल राज की उसी पे कि आपको उसको लाना है या नहीं लाना। मैं दोनों चीज कह रहा हूँ। जैसे जिन लोगों को वो दौर लेके आना है, दौर इन द सेंस कि जैसे मुस्लिम एमओआई की हम लोग बात करते हैं तो उनको भाई वो सरकार अच्छी लगती है, बहुत कुछ उसमें हुआ भी। ऐसा नहीं है कि लालू प्रसाद यादव की सरकार को सिर्फ आप खराब ही कहे। जैसे अगर जो पिछड़े वर्ग हैं उनको एक सशक्तिकरण वाली आवाज़ उसी दौर में मिली, उसके पीछे का जो सामंती मानसिकता जो लगातार चलते आ रही थी उसको उन्होंने क्रश किया। तो उस वर्ग के हिसाब से सौरभ देखिए तो उनकी उपलब्धि थी। लेकिन जैसे डिरेल हुआ, जंगल राज, किडनैपिंग, ये सब जब शुरू हुआ, नीतीश कुमार अलग हुए, वहां पे फिर समस्या। देखिए सर, सर्वे के मैं कुछ सवाल पढ़ने शुरू कर रहा हूं सर। देखिए ये पूछ रहे हैं, ये मैंने आपको 4-5 दिन पहले इन्हीं का सर्वे का पिछला संस्करण दिखाया था, तो सवाल उसी भाषा में ही है कि नीतीश कुमार की सरकार के कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट 42%, संतुष्ट 31%, मतलब 73% लोग तो कह रहे हैं कि हम संतुष्ट या बहुत संतुष्ट हैं। ये अपने आप में बहुत, मेरे ख्याल से 2-3% की इसमें गिरावट आई है एक हफ्ते के अंदर। इन्होंने पिछले 29 तारीख को या 30 तारीख को रिलीज किया था। तो 73% लोग कह रहे हैं हम काम से संतुष्ट हैं या बहुत संतुष्ट हैं। बिहार का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है? यहां एक मजेदार बात पता चलती है। बेरोजगारी 24% लोग कहते हैं, समझ में आता है। 10% लोग भ्रष्टाचार कहते हैं। इमेजिन कीजिए सर, तीसरा बड़ा मुद्दा बिहार के लोगों के लिए क्या होगा? आप बताइए। पढ़े पे चीटिंग करके नहीं बताया। मैंने पूछा, सर्वे में पहला बड़ा मुद्दा लोगों का बेरोजगारी है, दूसरा भ्रष्टाचार है और तीसरा मुद्दा सर है प्रधानमंत्री का चेहरा। लोगों के लिए 9% पे, मतलब 9-10% लोगों के लिए इश्यूज अगर पूछेंगे, अपना इशू बताइए क्या है। इशू पॉजिटिव बता रहे हैं कि मोदी है, इसीलिए ये हमारा मेन। मुझे लगता है कि ये जो परसेंटेज है ना, इसको तीसरे नंबर के बजाय इसको और आप ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि अगर बेरोजगारी और भ्रष्टाचार अगर मुद्दा बन जाए ना, ये शाश्वत मुद्दा है। ये हर सर्वे में दिखाते हैं, हर सर्वे में आता है। लेकिन ये मैं पहली बार देख रहा हूं। अदरवाइज फैक्टर में ये और ज्यादा है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो परसेंटेज है नरेंद्र मोदी फैक्टर, वो और ज्यादा है, भाव में ज्यादा है। ठीक है। फिर आगे पूछा कि इन्होंने कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का बिहार चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। देखिए सीधे सीधे तो यहां 57% लोग कह रहे हैं बहुत असर पड़ेगा, 8% लोग कह रहे हैं थोड़ा असर पड़ेगा। इसी को जोड़ दिए 60% के ऊपर लोग मानते हैं नरेंद्र मोदी हैं तो बड़ा फैक्टर है।
ये मैंने ऐसा डायरेक्टली किसी चुनाव में पूछा, मुझे ऐसे भी याद नहीं और ऐसा डेटा तो मैंने नहीं देखा। मैं यही सौरभ बता रहा हूँ कि बीजेपी जेडीयू के लोगों से भी बात कीजिए तो वो ये कहते हैं कि मोदी जी चुनाव जिता लेंगे। जैसे बहुत सारी परेशानियां भी जब बताएंगे ना कि पार्टी में क्या चल रहा है, गठबंधन में क्या चल रहा है, क्या क्या समस्या है, तो सब बताने के साथ नहीं कोई बात नहीं, मोदी जी आएंगे तो चुनाव जिता लेंगे। तो ये चुनाव तो निश्चित तौर पर उसमें कोई दो राय नहीं। क्रेज है मोदी का चुनाव में। हाँ, उसमें वजह सौरभ है, एक तो ये कि ईबीसी वोट, ईबीसी चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरा अपनी जो सबसे बड़ी वजह है कि जो क्रेडिबिलिटी इन्होंने क्रिएट की ना, जैसे केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं वहाँ पे है, अब जिसको आवास मिला, जिसको शौचालय मिला। सौरभ, पटना से अगर आप पिछले इलेक्शन की बात करो, पिछले से पिछले इलेक्शन की 2015 वाले में, पटना से जब बाहर निकले हम लोग, तो पटना से 2-3 किलोमीटर बाहर निकलिए और फिर इतनी शर्मनाक तस्वीर आती थी कि रात में 6-7 बजे अगर आप जा रहे हैं तो गाँव जैसे ही सड़क पर लाइट पड़ती है तो जो महिलाएं हैं अंधेरा होने का इंतजार करती हैं। इतनी शर्म आती थी उस समय कि यार बताओ क्या ही चल रहा है। अलग उस समय नीतीश कुमार के लिए भी शर्मनाक स्थिति थी और 2015 में ये लोग अलग लड़ रहे थे। तो उस समय ये समझ में आ रहा था कि अगर बीजेपी इन सारे इशूज़ को लेकर ठीक तरीके से करे तो ये अपने आप में बहुत बड़ा धब्बा है कि ठीक है 2005 में आप आ गए तब बहुत कुछ नहीं था, लेकिन 5 से 15 के बीच में अगर वैसी ही स्थिति थी, लेकिन वो चुनाव हो गया था अगरा पिछड़ा वाले पे, रिजर्वेशन वाले के फैक्टर के चलते, तो बीजेपी ये सारे फैक्टर्स को लेकर कुछ कर नहीं पाई। तो वो सारी चीज़ें अब बहुत हद तक जब दूर की गई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दूर की गई हैं, तो समझिए उसका कितना फायदा मिले। फिर इसमें साहब इन्होंने, सर मुझे लग रहा है मनोज जी का इंतजार करेंगे तो बारात ही निकल जाएगी। ठीक है, तो मैं अब डेटा बता देता हूँ अपना। मुहूर्त निकल जाएगा, मुहूर्त ही निकल जाएगा। सही बात है, आधा तो प्रोग्राम निकल गया। इन्होंने वोट और सीट जो दिए वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर सवाल हम आगे पढ़ लेंगे। एनडीए के लिए प्रेडिक्ट कर रहा है मेट्राइज का सर्वे 49% वोट। फिर सबसे बड़ा चुनाव जो जीता था नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर 2010 का था, 39% वोट आया था और 206 सीटें आई थी। 49% वोट इस बार ये प्रेडिक्ट कर रहा है, मतलब 2010 से भी 10% ज्यादा वोट। और पिछली बार से कितना ज्यादा है? 37% वोट पिछली बार मिला था नीतीश कुमार और बीजेपी को मिला करके, नीतीश और मोदी को बोल लीजिए। 37 से 49, 12% वोट ऐड हो रहा है 5 साल के अंदर। और सीटें 160 से 150 से 160, 125 सीटें गठबंधन की थी, तो 125 से 150, 160 पहुंच रहा है। 49% वोट। महागठबंधन केवल 70 से 85, 36% वोट के साथ, मतलब महागठबंधन का 1% वोट डाउन हो रहा है, इधर 12% वोट बढ़ रहा है बिलीवेबल सर? इसमें बहुत बड़ा योगदान राहुल गांधी जी का है। क्यों? उनकी जो यात्रा निकली भाई बड़ी उम्मीद से निकली थी कि वो कुछ बदलने आए हैं, कुछ नया करने आए हैं। आप आज वोट चोरी का मुद्दा कहीं बिहार में आपको सुनाई दे रहा है? उनका सबसे बड़ा मुद्दा था। जी जी बिल्कुल। देश भर के स्तर पर उन्होंने उठाने की कोशिश की और बिहार में तो यात्रा ही की 16 दिन की। तो ऐसा मुद्दा जो चुनाव के करीब आपने उठाया, उसकी कोई रेजोनेंस ही नहीं सुनाई दे रही है, जनता के लिए वो मुद्दा ही नहीं है। तो इससे पता चलता है कि आपको समझ नहीं है। इससे ज्यादा समझदारी तेजस्वी ने दिखाई। उसी यात्रा के दौरान कहा कि बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर बोलिए। अब तो वो बोलते ही नहीं उसके बारे में। अब उसके बारे में बोलते ही नहीं है, वो मुद्दा ही उनके लिए नहीं रह गया है। तो इसलिए जो है, और राहुल गांधी बिहार छोड़िए देश में भी नहीं है। नहीं देश में भी नहीं है। और सबसे ज्यादा उम्मीद ये थी कि राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी बीजेपी का जो सवर्ण आधार है उसको चोट पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी। उसका कोई असर ही नहीं दिख रहा है। आ गए सर, मनोज जी आ गए, मनोज कुमार सिंह जी, डायरेक्टर मेट्राइज। सर आइए 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 सर आइए। मैं बड़ी देर तक मैंने देखी आपके लिए माहौल बनाया था, नहीं बताऊंगा, डेटा नहीं बताऊंगा, सवाल पढ़ रहा था, फिर मैंने कहा आधा प्रोग्राम हो गया, अब तो बताना पड़ेगा। आपके डेटा पर आपने जो 49% वोट दिया एनडीए को और 150 से 160 सीट, महागठबंधन को 36% वोट, 70 से 85, उस पर अपना एनालिसिस दे रहे थे प्रदीप जी। सर अब पूछ। हाँ बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए सर, 2000 पिछली बार 37% वोट था, बराबर आपने 12% वोट बढ़ा दिया इस बार एनडीए का, उधर 1% वोट घटा दिया। 2010 में 39% वोट था, वो बेस्ट परफॉर्मेंस है एनडीए की, उससे भी 10% ज्यादा वोट आप बता रहे हैं। ऐसा क्या कमाल हो गया अभी वहां? नहीं, कमाल हुआ। जैसे एक चिराग पासवान उनके साथ से अलग हुए, जो पिछली बार अलग लड़े थे चुनाव, और सबसे ज्यादा उन्होंने किसको नुकसान पहुंचा था? जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था। कम से कम जहां तक हम लोगों ने आकलन किए थे कि 17 सीटें ऐसी थी जेडीयू की कि जिसको उन्होंने हरवाया, जितवाया नहीं। एनडीए को उस समय भी, मैंने एनडीए फोल्डर में बीजेपी को उस तरीके से नुकसान नहीं हुआ था जो होना चाहिए था उनके अलग होने के बाद भी। दूसरी बात आ जाइए कि चिराग पासवान के जो उपेंद्र कुशवाहा थे, उपेंद्र कुशवाहा जी भी दूसरे पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे थे, आईएम के साथ मिलकर उन्होंने कुछ गठबंधन किया था और उसका इफेक्ट भी दिखा था, तो वो भी वोट परसेंटेज कम हुआ उनके पास।
दूसरी बात है कि मुझे लगता है कि जिस मुद्दे को लेकर चला जाता है वही मुद्दा सबसे ज्यादा नुकसानदेह किसी पार्टी के लिए हो सकता है, तो वो है कांग्रेस पार्टी के लिए, जो एसआरआई पे उन्होंने लेकर चले वही बोल रहे थे भी ये। और आप देखिए, मैं राहुल गांधी की मैंने मुद्दा उल्टा पड़ गया, कह रहे हैं। उल्टा पड़ गया, फायदे के बदले नुकसान कर गया, नुकसान कर गया, चूंकि लोगों को लगा कि आप नाहक किसी मुद्दे को लेकर आ रहे हैं। अभी किसी जगह पे मैं था तो लोग पलायन की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पे पलायन नहीं हुआ। पलायन दो तरह की होती है, गुजरात के भी लोग पलायन करके बाहर जाकर बस गए हैं, एक बड़ी आबादी है कि गांव की गांव खाली हो गए हैं, लेकिन वो क्या थे, थोड़े शिक्षित भी थे और थोड़े पैसे थे, तो वहां जाकर वो अपनी बिजनेस को एस्टेब्लिश किए। इसी तरह से पंजाब के लोग जाकर कनाडा में पूरी तरह से पंजाब को बसा लिया। बिहार एक ऐसा राज्य नहीं है कि जहां पे पलायन नहीं होता, जब शिक्षित होंगे तब भी पलायन होगा और अशिक्षित रहेंगे तब भी पलायन होगा, क्योंकि नौकरी के लिए तो जाना ही है। हम यहां पढ़कर, दिल्ली में पढ़कर यदि दिल्ली में ही रहेंगे, ऐसा संभव नहीं होता है। पलायन मुद्दा है, इसको निकाला नहीं जा सकता, लेकिन पलायन से कभी वोट को इफेक्ट पड़े वैसा मैं नहीं मानता हूं। पलायन में आरजेडी के जो वोटर हैं, वो जो बाहर हैं, वो आकर वोट करते हैं, लेकिन पलायन यदि बीजेपी के वोटर गया है तो वोट के समय वापस आकर वोट नहीं करता, ये भी एक सच्चाई है। या आपने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी? नहीं, कंट्रोवर्सी मैं बता रहा हूं कैसे क्रिएट हुई जी। आज जब से ये डेट्स अनाउंस हुई हैं, हम ये सुन रहे हैं कि छठ के तुरंत बाद क्यों नहीं हुआ। ठीक है, अब आप सवाल देखिए, भी पूछा गया। हाँ, ये पूछा गया, आप छठ के तुरंत, जवाब मैंने नहीं सुना। छठ हो रहा है 28 को खत्म, आप पहला वोट डाल रहे हैं 6 तारीख को, एक हफ्ते के बाद। तो जो आदमी आएगा मुंबई से, मान लीजिए आ रहा है, तो एक घंटा, एक हफ्ता तो घर बैठेगा नहीं छठ के बाद, वो तो 28-30 तक छुट्टी लेके आएगा, 1 तक छुट्टी लेके आएगा। तो आपने जो बात बोली, वो जो वोट डालने के लिए रुकेगा वो आरजेडी का वोटर होता, तो वो तो हफ्ते भर में भाग जाएगा। आप उसको वो हफ्ते भर में भाग जाएगा। और बीजेपी का जेडीयू का जो वोटर है, आप कह रहे हैं कि वो आता नहीं। आप उसको मुद्दा बना सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि ये चीजें होती हैं। दूसरी बात में पिछली बार भी किए थे कि बिहार के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमको इलाज के लिए भी बाहर जाना होता है और शिक्षा के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। दोनों ये चीजें कमी है, लेकिन राहुल गांधी ने क्या किया कि उन दोनों मुद्दों को डाउन कर दिया, जहां पे आप मुद्दे ही नहीं बना पाए। आप बेरोजगारी के मुद्दे से आपने तेजस्वी तो बोल रहे हैं, राहुल गांधी नहीं बोल रहे। तो बात है कि तेजस्वी ने तो मंच प्रदान कर दिया और पूरे कहिए कि 1 महीना उन्होंने तो समय बर्बाद कर दिया। जिस मुद्दे को उन्होंने खड़ा किया था उसी मुद्दे को उन्होंने समाप्त कर दिया। सीधी सी बात है, मेरे राज्य में इलेक्शन हो रहा है और 20 साल से एक चीफ मिनिस्टर है, तो या तो मैं उससे बहुत परेशान हूं, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि तीसरा आदमी बोल क्या रहा है, क्या वादा कर रहा है, इसको हटाना है मुझे, सिंपल क्लियर, तो मैं उसके खिलाफ वोट डालूंगा। दूसरे आदमी के कहने का प्रभाव तब मुझ पर पड़ेगा जब मैं इधर भी कुछ सहानुभूति रखता हूं इस 20 साल के चीफ मिनिस्टर से। ये केस क्या है, बिहार का केस क्या है? बिहार का क्या, देखिए सबसे बड़ी क्या है कि लोगों ने बार बार पिछले कई 3-4 महीने से मैं बहुत सारे चीज़ों को देख रहा था मीडिया के थ्रू ऐसे कि नीतीश कुमार की छवि को लेकर काफ़ी आलोचना भी हुई है और लोग उसको टारगेट भी किए हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि छवि 2 तरह से खराब होती है। एक तो है कि आप गलत कोई काम किए हो तो उससे छवि खराब हुई, आपने अच्छा काम किया लेकिन आपका स्वास्थ्य नहीं काम कर रहा है या किसी कारणवश अभी आप स्थिर हैं, इफेक्टिव नहीं रहेगा, इफेक्टिव नहीं रहेगा, तो ये होता है। तो नीतीश को लेकर आप बिहार में कहीं भी जाएंगे तो लोग ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने काम नहीं किया। मैं बिहार के पढ़ा हुआ हूं और सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूं, और जिस स्कूल में पढ़ा हुआ हूं आज उस स्कूल में छात्रावास भी है, ग्राउंड भी है, सब कुछ है। और जब हम लोगों ने पढ़ रहे थे उस समय कुछ कमरे थे, तो ये बदलाव वहां पे हुआ है। लेकिन आप कहिए कि शिक्षा के रूप में कितना वहां बदलाव हुआ है, तो मैं नीतीश को लेकर नेगेटिव नहीं, आज भी पॉजिटिव सेंटिमेंट है एकदम। यही अपने आप में बड़ी बात है। आप सहमत हैं इस बात से? हाँ, मतलब कम से कम ये नहीं है कि नीतीश कुमार को लेकर किसी को एलर्जी हो, उनके अपने वोट बैंक में उसमें कहीं कोई वैसा इरोजन हो, डिटोरिएशन लाइकिंग को लेकर थोड़ा बहुत हो सकता है। जैसे नीतीश कुमार के गोल्डन पीरियड की बात कर लें तो 2005 से 2010 है, उसके बाद क्रमशः वो नीचे गए हैं गवर्नेंस के मामले में भी, अपनी लोकप्रियता या नेतृत्व सब सारी चीज़ों में। 2010 में एकदम से पिक था, लेकिन 2010 के रेफरेंस लेकर सौरभ जो आप पूछ रहे हैं कि उस समय एक चीज़ ये था कि एलजेपी तब आरजेडी के साथ लड़ी थी, 75 सीटों पर लड़ी थी, 3 ही सीट जीत पाई थी, लेकिन वो लड़ी थी। इस बार जो ऐड होता नजर आ रहा है पिछली चुनाव से इस बार के चुनाव में, वो 5-6%, वो बस 5-6%, मतलब उसके अलावा कोई और नया वोट बैंक ऐसा क्रिएट हो गया उसका कोई कारण नहीं, क्योंकि गवर्नेंस को लेकर कोई बहुत चमकती हुई तस्वीर नहीं है। कम से कम 7% वोट एक्स्ट्रा बता रहे हैं, अगर एलजेपी जोड़ लीजिए उसके बाद भी एनडीए को मिल रहा है, ऐसा ये बात आपकी ठीक है कि कोई नया फैक्टर नहीं है उस तरह से, लेकिन एक चीज है, तेजस्वी यादव से नाउम्मीदी, निराशा, लेकिन उनके अपना जो वोट बैंक है, उनका क्या अपना जो 2 चीजें होती है ना, अपना वोट बैंक बहुत एग्रेसिव होकर वोट करे, बहुत उत्साहित हो, दूसरा आपके खिलाफ नहीं जाएगा वो, लेकिन उसके वोट
वोटिंग पैटर्न में उस तरह का उत्साह नहीं नहीं, दिखेगा। लेकिन जैसे यादव और मुस्लिम इन दो को देखें तो हाँ, ये क्या तो ये माना देंगे। जाए ये एग्रेसिव भी रहेंगे? ये इनका एग्रेशन नुकसान पहुंचाता है तेजस्वी नहीं, को। वोट में ये एग्रेसिव तो RJD रहेंगे ना, तो ये दोनों हाँ, मिलके वो तो तो ये दोनों मिलके 30-31% हो जाएंगे। भाई, आप वो जोड़ते रहिए। सुन लीजिए 2010 ना, में भी इसलिए मैं बता रहा हूँ 31% कि ये जो दोनों पिछली बार भी 37% हाँ। वोट आया ना, तो ये दोनों मिलके 30-31% हो गए। और जो एक इंडिविजुअल कैंडिडेट होगा जो कि इस पे लालू इस बार बहुत ज्यादा काम करेंगे, वो 5-6% वोट तो अपने हिसाब से लेके आएगा। मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। हम बात क्या कर रहे हैं, इन्होंने 49% वोट एनडीए को दिया है। पिछली बार 37% वोट मिला था। चिराग पासवान अलग लड़े थे, उनका 5-6% जो वोट है इस बार साथ में लड़ रहे हैं, तो मान लीजिए पूरा पूरा उसको आप ऐड कर लीजिए, 37 में 5 42%, एक और कर लीजिए 43%, तब भी 6% वोट आपका मानना है कि 8% बढ़ेगा। और आएगा। इसका जवाब एक दूसरा सर्वे हुआ था पिछले हफ्ते, मैंने आपको बताया था, किसी एक डॉक्टर के सामने दूसरे डॉक्टर का पर्चा नहीं पढ़ना चाहिए फिर भी पढ़ रहा हूं। उन्होंने इसका शायद उस पर जवाब है इसका। उन्होंने सवाल ये किया था कि आपके परिवार को अगर 10,000 रुपए ये महिला रोजगार योजना में मिला है तो क्या अपना वोटिंग प्रेफरेंस बदलेंगे? उसमें 5.8%, एग्जैक्टली इतना ही है, मैंने 6% बोला अभी आपसे, 6% का गैप पड़ रहा है। एग्जैक्टली 5.8% लोगों ने कहा कि अगर हमें ये पैसा मिला है और अगर हम जनस्वराज या महागठबंधन को वोट करने वाले थे तो अब हम एनडीए को वोट करेंगे। बड़ा स्पेसिफिक सवाल था, वोट शिफ्ट होगा इसकी वजह से या नहीं? एक मोमेंटम होता है, मतलब जो कहते हैं ना जीतने वाला सब ले जाता है। तो एक साइकी जो है इंडियन वोटर के दिमाग में हमेशा रहती है कि जीतने वाले के साथ रहे, अपना वोट बेकार नहीं करना है। तो कुछ लोग होते हैं और वो कुछ आखिरी दे रहा है समय तो तक वो added बोलते है। रहते हैं हाँ कि किधर कौन जीत रहा है उसके साथ हो जाएंगे। तो वो वोटर जो है आखिर में आके जुड़ता है। तो जो मोमेंटम जो जीतने वाला होता है उसके साथ बहुत कुछ चला जाता है, हारने वाले के साथ कुछ जुड़ता नहीं है। सवाल यह होता है कि कम कितना होगा। तो उसका जो कोर वोट है, ठीक कह रहे हैं देवेंद्र की, जो है मुस्लिम यादव जो कोर वोट है उसका, उस वोट में कमी नहीं आएगी, लेकिन वो वोट जो है उनको सीटों में कन्वर्ट उतना नहीं कर पाएगा जितना इधर जो मोमेंटम के कारण जुड़ेगा वो करेगा। और अभी तो प्राइम मिनिस्टर की रैलियां शुरू नहीं हुई हैं। तो ये आज सोचने पर हो सकता है, लग सकता है कि अतिशयोक्ति है 49%, लेकिन इस तरह की घटनाएं राजनीति में होते हुए हम लोगों ने देखी हैं। ये चुनाव हमेशा से इतने फासले का था, मतलब एनडीए अब से 2 महीना 3 महीना पहले भी 6 महीना पहले भी इतना आगे आपको दिखाई दे रहा था, या ये अभी दिखाई दिया? नहीं, अभी पिछले 3 महीने के भीतर जो बीजेपी ने वहां अपना कहिए कि पूरी टीम लगाया, उन्होंने काम किया, और जिस तरीके से अभी इन्होंने 3 महीने के अंदर में बहुत सारे रेवड़ियां बांटी गई हैं सरकार की तरफ से, ये सब प्रभावित करते हैं। उसका असर है, उसका असर दिखता है और हर राज्य में दिखा है। जिस राज्य में भी आप जाएंगे तो उसका असर दिखता है। मतलब स्लॉग ओवर्स में जी। एनडीए मार ले गया छक्के। जी, अब जैसे प्रदीप जी ने बता रहे थे अभी झारखंड के बारे में कि वहां पे मैं आते समय वो आपका प्रोग्राम देख रहा था कि वो भी इफेक्ट पड़ा था। मेरा मानना है कि इफेक्ट तो पड़ा था मैया सम्मान योजना से, लेकिन वो जीत उसके कारण नहीं जेएमएम की हुई थी। मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं, जीत मैया सम्मान योजना की नहीं थी। मैया सम्मान यही योजना उसने किया था कि ट्राइबल वोट को एक जगह इकट्ठा कर दिया। वहां जो भी जीत हुई थी वो जयराम महतो के कारण हुई थी। 19 सीट बीजेपी हारी थी वहां पे। प्रशांत किशोर से को भी लेकर मेरे बारे में मेरा अपना मानना था कि ये जयराम महतो हो सकते हैं बिहार के लिए। तो वो चीजें वहां जयराम महतो कितना वोट मिला था? जयराम महतो 9% से ऊपर चले आप गए थे। जनसुराज को 7% वोट 7 वोट, लेकिन ये वहां पे सर 81 सीटों पे आप वोट करा रहे थे, यहां 243 सीटें हैं। दोनों को फर्क को समझिए कि सीटें ज्यादा थी, वोट परसेंटेज इसीलिए कम। हम इतने सीटों पे जब करते हैं, जैसे मैंने कांग्रेस का जो आपको वोट परसेंटेज दिखा रहा हूं, मैं पिछली बार भी आपको बताया था कि हम जब जाते हैं लोगों से पूछने के लिए तो उनके वोटर हर विधानसभा से पोल करते हैं। हम ये नहीं कि उनको जो 10 सीट पे मिल रहा वही वो तो बात ठीक है आपकी, लेकिन हम 6 महीने से 1 साल से जब से पार्टी बनी है जनसुराज, ये बहस कर रहे हैं किसका वोट काटेंगे, बीजेपी का कि एनडीए का। इन्होंने एनडीए का 12% बढ़ा दिया, महागठबंधन का 1% का लगभग वही है जहां था। तो ये 7% वोट मतलब सब अन्य से आ रहा है, अन्य से जनसुराज को। जी, जो एनडीए का वोटर था वो उसी का है, जो महागठबंधन का था उसी का। मैं एनडीए के बारे में भी मैंने बताया था कि आप 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव के बारे में मैंने बोला था कि आप देखे होंगे कि चुनाव के जस्ट 4-5 महीने पहले ऐसा लग रहा था कि ब्राह्मण पूरी तरह से बीजेपी से नाराज थे,
लेकिन चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता गया, ये ब्राह्मण वोटरों को लगा कि हम अखिलेश के पास जाएंगे तो हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जो बीजेपी के साथ मिलता। वो वापस फिर बीजेपी के पास चले आए थे। यही चीज आपको बिहार में भी होता हुआ दिखेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर टूटकर जन स्वराज में गए थे, वो वापस फिर जन स्वराज में आएंगे। किस वजह? भाजपा में आएंगे। वजह यही है कि उनको पता है कि ये वोट हमारा बेकार चला जाएगा और हमें वो चीजें नहीं मिल पाती है। कुछ लोगों का कहना था कि प्रशांत किशोर जातियों की बात नहीं करते। मैं कहता हूं कि पूरी तरह से बात करते हैं। कैसे नहीं करते? वो बोलते कि मैं इतने बुनिहार को दूंगा तो इतने मतलब माहौल खूब बना लिया प्रशांत किशोर ने, लेकिन वोट में वही आता है, किसी को नहीं कर। वही माहौल बनाना ही आता है, उनकी विशेषता वही है। आप इस एनालिसिस से सहमत हैं इनके? हाँ, किसी का वोट नहीं वो डेंट कर रहे हैं? नहीं, हम तो शुरू से मान रहे हैं कि कोई बड़ा फैक्टर नहीं है प्रशांत किशोर बिहार के इस चुनाव में। लेकिन 2 से 5 सीट भी दिया है इन्होंने। हाँ, उतना तो आ जाएगा। 27% इंडिविजुअल्स, कोई आरजेडी का या बीजेपी का बड़ा नेता अगर वैसे ही करेंगे, अगर डैमेज किसी को नहीं कर रहे इनके हिसाब से। अगर जो डैमेज होगा ना, तो मुझे लगता है कि एनडीए के लिहाज से ज्यादा होगा इंडिविजुअल कैंडिडेट पे, कि जहां जैसे मान लीजिए कि जेडीयू को वो सीट चली गई, बीजेपी का जो असंतुष्ट है वो अगर लड़ गया इनकी तरफ से, तो वो डैमेज उसी तरह का। बाकी प्रशांत किशोर के लिए उनकी पार्टी के लिए कोई वोट हो इस तरह का नजर नहीं आ रहा है। एक चीज और सर आपको बताऊं कि ये जो प्रवासी वाली बात थी ना, बीजेपी वैसा नहीं मानती। कम से कम 40-45 नेताओं को तो ऑलरेडी लगाया गया। पिछले 6 महीने में आपने कई बार रिपोर्ट भी ये देखा होगा कि हर अलग अलग जगह पे सारे पॉकेट्स में, मुंबई, बड़ौदा, अहमदाबाद, जहां भी आप सोच रहे जहां प्रवासी बिहारी रहते हैं, वहां पे एक एक डाटा इकट्ठा किया गया है। और पिछले 6 महीने में लगातार उनके कार्यक्रम किए गए, जिसमें केंद्रीय मंत्री, बिहार के नेता वो सब जाते रहे, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, हर ये वोट डालने जाएंगे तो उनको याद वोट डालने जाइए, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि जो प्रवासी हैं जब जाएंगे तो वोट करेंगे हमारे। ये ट्रेंड बीजेपी में शुरू हुआ 2014 से। ये स्ट्रेटजी मोदी की है। 2014 में गुजरात में, सूरत, अहमदाबाद, तमाम शहरों में उत्तर भारतीय बहुत काम करते हैं। वहाँ के मिल मालिकों या जो इंडस्ट्रीज थे, उनसे कहा कि आपसे हमको चुनाव के लिए कोई चंदा नहीं चाहिए। आप अपने कर्मचारी जो उत्तर भारत के हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी, उनको जो है 1 महीने की छुट्टी दे दें सैलरी के साथ। नहीं तो ये, लेकिन फिर वही साल फिर 1 हफ्ते का गैप छटके और चुनाव आयोग बीजेपी की बात मानेगा क्या? लेकिन दिल्ली चुनाव के बाद सौरभ, नहीं, मैं इस लिहाज से भी समझिए कि चुनाव कराना जरूरी है भाई, उसमें तमाम तकनीकी चीजें भी रहती हैं। जवाब दिया कि भाई आप देखिए कि हमारे पास विंडो कितना कम, भाई टाइम में SIR आपको करना था, उतना समय आपको देना ही देना है। तो और ये काम लगभग चल रहा है दिल्ली चुनाव के बाद से सौरभ। लेकिन प्रवासी वाला फैक्टर दोनों के लिए बराबर काम करता है? नहीं, मतलब बीजेपी का जो मानना है वो ये एकदम से ये कि हमारा इसमें नुकसान है, प्रवासी जो बाहर रहते हैं, अच्छा, वो अगर नहीं आए तो इसमें हमारा नुकसान होगा। ओके, अब मोटा मोटा रैप अप करते हुए आपके सर्वे को, एनडीए को आप 49% मतलब लैंडस्लाइड वोट दे रहे हैं। सीटें 150 से 160, 122 है मैजिक नंबर, उस पर सरकार बनती है। उससे तो स्टार्ट ही 150 से कर रहे हैं एनडीए। बहुत नुकसान में इस बार महागठबंधन 70 से 85 केवल, पिछली बार 100 था, पिछली बार शायद महागठबंधन। हाँ, पहले आया था 75, नहीं पूरे सारे इलाज में। हाँ, 110, सॉरी 110, एनडीए 125 और 110, हाँ ठीक, 15 तो वो आ रहा है 110 से घटकर 70-85 पे आ रहा है। मैक्सिमम गेनर्स अगर बात करें तो बीजेपी है, बीजेपी की 10 लगभग सीटें जो है वो बढ़ सकती हैं, जेडीयू की लगभग 20 सीटें बढ़ सकती हैं इस चुनाव में, तो सबसे भारी फायदा जेडीयू के हिसाब से। नुकसान के हिसाब से अगर बात करें तो 10 सीटों का नुकसान करीब आरजेडी को हो सकता है। कांग्रेस पार्टी को 10 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। 19 सीटें पिछली बार आई थी, इस बार 7 से 10 सीटें। तो मतलब इधर जेडीयू, अगर गठबंधनों की बात करेंगे तो बड़ी पार्टी को छोटी पार्टी का पॉजिटिव सहयोग जेडीयू का दिखाई दे रहा है बीजेपी को, उधर कांग्रेस ड्रैग कर रही है आरजेडी को। ये मोटा मोटा है सर। इस कारण से कांग्रेस का है कि कांग्रेस का जो अपना लीडर्स था वहां पे, वो कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। सरकार के बाहर रहते हुए, चाहे भीतर भी जब वो आए, आरजेडी चली आई और नीतीश के किए और ये भी उनके साथ सहयोग किए, तो इनका कोई बहुत बड़ा वहाँ पे योगदान है और बहुत बड़ा वो चीज़ें नहीं दिखा कि जिसको कारण पब्लिक उस बड़ा लाइक करके भाई मेरा जो नेता है वो काफ़ी है। हाँ, एक चीज़ और बताऊंगा सौरभ जी, यदि टिकट बंटवारा सही तरीके से हुआ और विरोध कम देखने को बीजेपी और जेडीयू में हुआ, तो हो सकता है कि मेरे आंकड़े गलत हो जाए। अब कहाँ कितने देने बताइए? अब वो मेरा मानना है कि आंकड़े मेरे गलत हो सकते हैं। अगर 49% वोट आएगा ना सौरभ, तो ये 200 से नीचे गलत ही है। 200 सीट आएगी, 49% वोट हो ही नहीं सकता। आएगा कि नहीं आएगा वो अलग बात है, बट अगर उतना आ गया तो। अब मैं तेजस्वी यादव हूं,
तो मैं राहुल गांधी की और रैलियां लगवाऊंगा, उनसे कहूंगा जल्दी आइए, कहाँ है आप विदेश में, आई जल्दी आइए कहेंगे बिहार कि में। मत आइए, पूछना यही चाहता कम से कम चुनाव तक तो बिल्कुल ना आइए। हूं। खैर अब सर तेजस्वी तो 4 वोट जोड़ सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी 10 वोट घटा सकते हैं। 14 तारीख को आएंगे ना मनोज जी? फिर आप एकदम। कई सेफोलॉजिस्ट आते हैं, नंबर गलत हो जाता है तो आते ही नहीं है। लेकिन मैं भागा भी नहीं हूँ सौरभ जी, आप तो गवाह हैं कम से कम। मैं तो टिका भी हूँ, मेरा एक गलत हुआ था, मैं आपके पास था और मैं उसकी जिम्मेदारी लेता आप कॉन्फिडेंट हैं? हूं। एकदम, मैं रहता हूँ हमेशा। कॉन्फिडेंस बरकरार रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया मनोज जी, आप आए भी प्रोग्राम में और आपने हमको अपने नंबर्स भी दिए, शेयर किए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका, बहुत धन्यवाद।